दोस्तों जो भी चैप्टर नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंसॉल्वेंसी, दैट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ इन इंडिया एंड ऑल दैट। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे इस पर इन द न्यू सिलेबस फर्स्ट एग्जाम एंड समवेयर डाउन द लाइन फर्स्ट चैप्टर। कोई भी एक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर लो, उसका इंपॉर्टेंस वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। अब 10 मार्क्स के लिए भले इस पर क्वेश्चंस पूछे है बड़ा सिंपल। इस चैप्टर के सारे प्रोविजंस जो है आगे आने वाले चैप्टर्स पर उसका इफेक्ट होता है। जैसे कि आप इस चैप्टर में पॉइंट्स टू बी स्टडी देखोगे तो उसमें जो पॉइंट्स टू बी स्टडी दी 11 पॉइंट्स, उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है मीनिंग ऑफ द टर्म इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन। अब मोर और लेस वी ऑल आर अवेयर कि इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है और इंसॉल्वेंसी उस स्टेट के तहत जब वो पर्सन को डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, पार्टनरशिप फर्म या फर्म है डीआरटी, जब उसे वो इंसॉल्वेंट पर्सन को बैंकरप्ट डिक्लेयर करेगी, सो बैंकरप्सी इज द कंक्लूजन ऑफ दैट इंसॉल्वेंसी एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल जब उस कंपनी और एलएलपी को क्या करेगी, लिक्विडेट करेगी, तो इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन आने के बाद लिक्विडेशन होगा, इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन आने के बाद बैंक्रप्सी होगा। तो बैंक्रप्सी लिक्विडेशन दोनों की शुरुआत इंसॉल्वेंसी से होती है। अरे बोलो भाई, हम ये भी जानते हैं कि जैसे इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन, उन्होंने वहां पे कहा ये तीनों टर्म्स काफी बार लोग उसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट तीनों का अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस है, वो तीनों में डिफरेंस वहां पे दिया है। फिर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क अंडर यूके लॉ, अंडर यूएस लॉ, अंडर इंडिया लॉ। तो यूएस का तो ऑलरेडी हमने क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में पढ़ा है, 6 डिफरेंट चैप्टर्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीड फॉर द न्यू इंसॉल्वेंसी लॉ इन इंडिया हैज बीन आस्क्ड। साइलेंट फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, वो पूछा हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी, ठीक है, विल डिस्कस। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब मैं इसमें कहूंगा इन सारे 11 पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पॉइंट नंबर 5 है। अगर आपने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड देख लिया, साइलेंट फीचर्स, तो उस साइलेंट फीचर्स में लगभग 13-14 साइलेंट फीचर्स आपको मिलेंगे, जिसमें एंटायर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के हर एक पॉइंट को समराइज किया हुआ है, राइट टिल प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स को लेकर। जो हमने लिक्विडेशन में पढ़ा था, प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स, व्हेन द रेजोल्यूशन फेल्स तब लिक्विडेशन में आता है, उस वक्त जो प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स है वहां तक साइलेंट फीचर्स दिए हुए। तो किसी ने इस फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स है उसके प्रोविजंस आपको इस फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। फिर अगेन द सेम पॉइंट, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसका मीनिंग, फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशन। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जिसके पास वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रजिस्टर्ड होगा, वो हमारी सीएस इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट है, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, उनका मीनिंग एंड उनका फंक्शन। देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वी ऑलरेडी अवेयर इन इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के केस में कौन है और कंपनी और एलपीएस के लिए कौन है, सो दैट दे हैव गिवन। देन सुप्रीम कोर्ट, जो हमने डिस्कस किया था, फाइनल ऑर्डर अपील सुप्रीम कोर्ट में होगा। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जो हम देखते हैं डाटाबेस जहां पे मेंटेन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट डेटा की जिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में मेंटेन होगा, वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी या क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने देखा है। देन डेफिनेशंस जो दिए, कुछ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डेप्ट, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉस्ट, एसोसिएट ऑफ द डेटा, बैंक्रप्सी डेप्ट, ऐसे टर्म्स दिए। तो ऐसे ये जो पॉइंट्स टू बी स्टडी दिए उसमें आप वन बाय वन, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया उधर, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लिक्विडेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इज वन एंड द सेम, कमेंट, या इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन इज वन एंड द सेम, कमेंट, मींस दे वांट फ्रॉम इज द डिफरेंस ओवर देयर। नब यहां पे अगेन आप भले वो डिफरेंस ऐसा दिए, आप पहले इंसॉल्वेंसी के पॉइंट्स लिख दो, फिर आपने लिक्विडेशन के पॉइंट्स लिखे या बैंक्रप्सी के पॉइंट्स लिखे, उसके बाद बता दिया बोथ द टर्म्स आर फंडामेंटली डिफरेंट, तो भी चलेगा। वो जो डिफरेंसेस दिए उसमें इंसॉल्वेंट पर्सन कब होता है, व्हेन ही इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स एज दे बिकम ड्यू इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो पर्सन इंसॉल्वेंट माना जाएगा। बट वो बैंक्रप्ट नहीं हुआ अभी तक, मतलब बैंक्रप्सी एक लीगल तरीका है, बैंक्रप्सी इज द लीगलाइजेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब पर्सन इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, वो इंसॉल्वेंट बन सकता है, बट वो बैंक्रप्ट जब कानून उसे डिक्लेयर करेगा तब बैंक्रप्ट होगा।
एक कंपनी जब अपने डेब्ट्स पे नहीं कर पाती है, वो इंसॉल्वेंट होती है, और उस कंपनी को डेब्ट्स पे ना करने के लिए जब कोर्ट उसको लिक्विडेट कर देगा तब लिक्विडेशन है। इसलिए उन्होंने दिया है इंसॉल्वेंसी एक स्टेट है, whereas bankruptcy और लिक्विडेशन इज द कंक्लूजन। उन्होंने दिया बैंक्रप्सी में फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, फॉर्मल ऑफिशियल, देन क्लोजर ऑफ वाइंडिंग, क्लोजर और करना, क्लोजर और वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेशन और करना उधर एंटिटी, देन इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल्स, फर्म्स, एलएलपी, कॉर्पोरेट सब कर सकते हैं इनका, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, कॉर्पोरेट, एलएलपी। इंसॉल्वेंसी under IBC 2016 by the Insolvency Bankruptcy Board of India with the help of insolvency professional, whereas in a court or DRT, then after filing in petition in a court or NCLT, whose assets are insufficient to pay its debts, when a court determines insolvency and gives legal orders, when a tribunal determines insolvency and gives legal orders, it is liquidation. Insolvency एक state है, it is conclusion of the state of insolvency, it is conclusion of the state of insolvency. And then जो उधर नीचे दिया है, पढ़ लो loudly conclusion. Thus the words insolvency, bankruptcy, liquidation are generally used interchangeably in common parlance. उधर कॉमा करके लिखना, but they all are not synonymous, and IBC 2016 clearly has marked a distinction among them. सब लोग हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंसॉल्वेंसी अंडर यूके लॉ। यूके लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आवर जूरिस्प्रूडेंस एंड देयर जूरिस्प्रूडेंस इज सेम। हमारा जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो भी यूके लॉ से अडॉप्ट हुआ है। यूके लॉ का ये जो इवोल्यूशन है इसको 6 पॉइंट्स में हम डिमार्केट करते हैं। 6 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हम कहते हैं यूके लॉ में जो अर्ली बैंक्रप्सी लॉज इवोल्यूशन था उसमें देयर वर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट कलेक्शन and aimed at seizing debtors' assets against the strong protection to private property offered by the common law. Instrument of debt collection and aimed at seizing the debtors' assets. मतलब वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन ऐसा कोई नहीं, डेटा के एसेट्स को सीज किया जाएगा अगर तुमने पैसा नहीं दिया, अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफर्ड बाय द कॉमन लॉ। भले ही तुम कॉमन लॉ के तहत प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या था, प्रोटेक्शन था, बट यूके में जो बैंक्रप्सी लॉज आए अर्ली उनमें पैसा अगर रिकवर नहीं हो रहा है तो उस डेटा के पर्सनल एसेट्स को सीज किया जा रहा था। ये पहला पॉइंट होगा। फिर पॉइंट नंबर 2, इन द 18th सेंचुरी वहां पे पहला रियल बैंक्रप्सी लॉ आया जिसमें डिस्चार्ज ऑफ बैंक्रप्सी, बैंक्रप्ट पर्सन हु कन्फर्म टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जिस व्यक्ति ने खुद होके अपने आप को कानून के हवाले सरेंडर कर दिया, उसे डिस्चार्ज करने की लेकर बैंक्रप्सी लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब पहले तो किसी भी हालत में उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, उसके पर्सनल एसेट्स को रिकवर किया जाएगा। फिर बैंक्रप्ट पर्सन को डिस्चार्ज करने की बात आई 18th सेंचुरी में। देन नंबर 3, मॉडर्न इंसॉल्वेंसी लॉ इन यूके आया, उसमें नॉट फॉर एलिमिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंस एंटिटीज बट ऑन द रिहेबिलिटेशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ देयर बिजनेस। उनको डिस्चार्ज नहीं करना है। 18th सेंचुरी डिस्चार्ज कर रहा था, मॉडर्न लॉ कहता है उनको एलिमिनेट नहीं करना है, उनको सिर्फ रिहेबिलिट और उनका बिजनेस कंटिन्यू करना है। अरे बोलो भाई। देन 1986 में इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड रूल्स इन यूके आए जिसमें पुराने सारे एक्ट्स को कंसोलिडेट किया गया। 1986 में कंसोलिडेट ऑल इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कंपनी इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स। जो हमारे यहाँ 2016 में हुआ वो उनके पास हमसे 20 साल पहले हो चुका था। सब लोग है क्या? देन इफ यू सी वो जो इंसॉल्वेंसी कोड आया, इट वाज डिवाइडेड टू 3 कैटेगरीज, 3 ग्रुप्स। नंबर 5 उसे कहेंगे मैं उसको। फर्स्ट इज कंपनी इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स, मिसलेनियस मैटर्स ऑन बोथ कंपनी एंड इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। अरे बोलो। एंड द एक्ट इंट्रोड्यूस फॉलोइंग 3 न्यू प्रोसीजर्स टू ब्रिंग अ burdened company back to life as a viable entity as follows. That is point number 6. क्या थे? Voluntary arrangements, administration in the hands of court, who appoints an administrator, administrative receivership, in which certain creditors are permitted to appoint a receiver. Creditors are permitted to appoint a receiver. So administration in the hands of court, voluntary arrangements, administrative receivership, ये जो 3 बातें हैं
ये कंपनी को फिर से जिंदा करने के लिए प्रोसीजर्स नए इंट्रोड्यूस किए हुए, ऐसे 6 पॉइंट्स है देखो, जिसमें पॉइंट नंबर 4 and 5, यस, पॉइंट नंबर 4 and 5 यू विल फाइंड दे आर बेस्ड ऑन इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड रूल्स 1986, और उसी पॉइंट नंबर 6 में 4 and इंसॉल्वेंसी एक्ट को लेकर ही नए प्रोसीजर ऐड किए। तो आखिरी के 3 पॉइंट ये इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड रूल्स जो फिलहाल है यूके में कॉमन कोड 1986 का, उसको लेकर है, और पहले 3 कोड उसके हिस्टोरिकल ओरिजिन को लेकर। अरे बोलो, मॉड्यूल में एज इट इज वो सब कुछ दिया हुआ है, वी हैव ब्रोकन दैट इनटू 6 पॉइंट्स। क्लियर है? कम ऑन द नेक्स्ट पेज, यूएस का इंसॉल्वेंसी लॉ दिया, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट। आप उसमें सिर्फ, अच्छा वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग ओवर देयर ना, यूएस इंसॉल्वेंसी लॉ। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉज इन इंडिया। हाँ, इंडिया में जो दे दिया लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी इन इंडिया बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ दिया ना, वहां पर आप पहले लिखना वो जो दिया है, वो जो प्रेसिडेंसी टाउन्स दिया ना, कट दैट, और उधर लिखो ना नंबर 1, और उधर लिखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1800, सेक्शन 23 and 24। प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास के लिए उन्होंने सबसे पहले इंसॉल्वेंसी लॉ लाया, बिकॉज उस वक्त अंग्रेज लोग इंडिया में इन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा बिजनेस करते थे, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास, इन 3 एरियाज में सबसे ज्यादा बिजनेस होता था। इसलिए अंग्रेजों ने जब उस वक्त इंडिया में इंसॉल्वेंसी लॉ इंट्रोड्यूस किया 1800 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 23-24 में प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में इंसॉल्वेंसी एक्ट है। देन उसके बाद नंबर 2, वहां पर इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1828, उसमें लिखना इन प्रेसिडेंसी टाउन्स, मतलब कौन से? कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में इंसॉल्वेंसी कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया 1828 में। फिर 1848 में इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट आया, प्रोविजंस ऑफ इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट, जो आगे 1909 तक रहा। 1909 में प्रेसिडेंट टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट आया। अरे सब लोग है क्या? प्रेसिडेंट टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में आया, एंड नंबर 5 प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में आया। तो ये जो 5 एक्ट्स थे, डेफिनेटली आपको समझना है, ये 5 एक्ट्स में पॉइंट नंबर 4 जब देखते हैं प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए था, एंड पॉइंट नंबर 5 प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, ये प्रेसिडेंसी टाउन्स को छोड़ के बाकी पार्ट ऑफ इंडिया के लिए था। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 and 5 थे, पॉइंट नंबर 4 and 5, ऐसे ये लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी इन इंडिया बेस्ड ऑन यूके लॉ है। बट उसके बाद अदर लॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी जो दिए वहां पर, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी रात दिन सेवा करता है या सोता है। पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विस एक्ट। आरडी इज रिकवरी ऑफ डेब्ट्स टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रात दिन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉ में भूलना नहीं है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी रात दिन सोता है या सेवा करता है, सर्विस देता है। अच्छा और वो 5 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सीक्वेंस, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके बाद इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स है जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में एस्टेब्लिश किए गए, उसके बाद इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट है, और फिर प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट एंड प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट। सब लोग हैं? अब इन सारे लॉस को 2014 के बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी ने प्रपोज करके आईबीसी कोड 2016 के तहत मर्ज कर दिया। व्हाई द न्यू लॉ वाज फेल्ट? तो अपनी ये नाम सुना है क्या? FI इन, क्या बोल रहा हूं? नहीं सुना है? फिनलैंड कंट्री का नाम सुना है? फिनलैंड, जैसे इंडिया का IND होता है,
फिनलैंड और इंडिया का सीए, वो जो नीड है, नीड फॉर द न्यू कंपनी लॉ, प्लीज अंडरस्टैंड, उस नीड में पहला है क्योंकि कोई सिंगल लॉ नहीं था, नो सिंगल लॉ, तो एन आ गया, प्लीज मार्क दैट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ओवर देयर। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग लॉज थे वो इनएडिक्वेट, इनइफेक्टिव एंड रिजल्टेड इन अनड्यू डिलेस थे, अरे बोलो। देन क्रिएशन ऑफ मल्टीपल बोर्ड्स which had overlapping jurisdiction, then improve the ease of doing business and facilitate more investment, ताकि हायर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए। आईबीसी कोड लाने का रीजन क्या था? फैसिलिटेट मोर इन्वेस्टमेंट, फिनलैंड का एफ। आई इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहेंगे हम। एन नो सिंगल लॉ, अगेन आई इनएडिक्वेट, इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव एंड रिजल्टेड इन अनड्यू डिलेस। C, creation of multiple boards which had overlapping jurisdiction, and A, उसी में adversely affecting the debt recovery process, adversely affecting the debt recovery process, क्योंकि multiple boards थे वो debt recovery process को adversely affect कर रहा था। This was a need, a new law was needed। वो just acronym मैंने दे दिया, बढ़ू मैं आगे। Then आगे next, introduction of the IBC code 2016, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट पार्ट 3 जो इंडिविजुअल्स को लेकर है एंड पार्टनरशिप फर्म्स को लेकर है, वो जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं, एक्सेप्ट पार्ट 3, एक्सेप्ट पार्ट 3 मतलब इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं है और जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंडिविजुअल्स को वहां पे अलग रखा गया था, बाकी एंटायर इंडिया वो एप्लीकेबल है। कोड अप्लाइज टू कंपनीज, पार्टनरशिप, एलएलपीज, इंडिविजुअल्स एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड जो हमने याद है क्या, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, याद है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, मैंने आपको कहा था क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के अंदर व्हाट वाज द एक्रोनिम, मेटफ्रेट, है क्या मेटफ्रेट, उस मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, दिख रहे हैं ये पॉइंट सारे। देन कंसोलिडेट एंड अमेंड द वेरियस लॉज, हायर अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, हेल्प टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एस्टेब्लिश आईबीबीआई एज ए रेगुलेटर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड दे दो। वहां पे मेटफ्रेट था, यहां पर वो 7 to 8 पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। मतलब जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का ऑब्जेक्टिव है या इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का ऑब्जेक्टिव मोर और द लेस विल फाइंड सेम। नाम आ गया ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, डरने का नहीं, आईबीसी के पता है ना, राइट, क्लियर है। हाँ, जो आईबीसी कोड है वहां पे आ जाओ, जो दिया 255 सेक्शंस, 5 पार्ट्स, उधर लिखना 5 पार्ट्स एंड उधर लिखना 12 शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। एंड नाउ दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट्स। व्हाट इज दैट? सैलेंट फीचर्स आईबीसी कोड 2016, उसमें 1 by 1। फर्स्ट पॉइंट, आईबीसी इज अ यूनिफॉर्म कॉम्प्रिहेंसिव इंसॉल्वेंसी लेजिस्लेशन। सो यूनिफॉर्म एंड लिखना, एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंसॉल्वेंसी लेजिस्लेशन, जिसमें देखो विच एक्सक्लूड्स क्या दिया है, फाइनेंशियल फर्म्स, जो बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज हमने देखा था, अरे बोलो भाई। देन फॉर्मल एंड टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, स्ट्रक्चर दिया एक तरह से, आईबीबीआई मैंने स्ट्रक्चर दिया है, उसके बाद एए, उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, चलो है ना। कौन द नेक्स्ट पेज, अब 1 by 1, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है उसके पास मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड एथिकल कंडक्ट जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ने दिया है वो उसके पास होना चाहिए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में सीएस, सीएमए इंस्टीट्यूटेड है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कंट्रोल द असेट्स ऑफ द डेटर ड्यूरिंग द IRP, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है, दे विल कलेक्ट, कोलेट, ऑथेंटिकेट एंड डिसेमिनेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे पता है ना, कोलेट मतलब क्या, कंपेयर, कोलेट मतलब क्या, कंपेयर, ऑथेंटिकेट, कलेक्ट मतलब वो डाटा कलेक्ट करना, उसको कंपेयर करना, ऑथेंटिकेट करना, डिसेमिनेट करना, प्रोवाइड करना सब इंफॉर्मेशन इन सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस टू फैसिलिटेट स्मूथ, मतलब स्वीट मतलब क्या, स्मूथ डिसीजन मेकिंग द रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। देन आईबीबीआई इस आईपी, आईपीए, आईयूआई, इन सबको रेगुलेट कौन करेगा? आईबीबीआई।
फिर एडजुडिकेशन, जो हम देखते हैं कंपनी के केस में एनसीएलटी और एनसीएलटी है, इनके केस में डीआरटी और डीआरएटी है। अपील फाइनली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट, किसी भी कंपनी को इस केस में 1 लाख तक का डेब्ट डिफॉल्ट करना चाहिए, ये बढ़ा के 1 करोड़ तक हो सकता है। फिलहाल 1 लाख है, 1 लाख के लिए डिफॉल्ट हुआ तो इंसॉल्वेंसी के लिए बढ़ा के 1 करोड़ तक जा सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए 1000 तक है मिनिमम। फिर देखो ना पूरे चैप्टर का इसमें समरी है। देन सरेंडर फीचर्स में, देन आगे जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है कॉर्पोरेट पर्संस के लिए, उस इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्या दिया स्टेप 1 में, देखो कौन चेक करता है? अरे उस रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में किसके हाथ में चाबी है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स असेस द वायबिलिटी। क्रेडिटर्स डिसाइड करेंगे उस कॉर्पोरेट डेटर को जिंदा रखना है या उसको लिक्विडेट करना है। अरे उसे इंसॉल्वेंसी पर्टिकुलर पार्ट को वाइंडिंग अप के बाद हम कहते हैं डिसोल्यूशन में ना होते हुए गोइंग कंसर्न बनाए रखना है या लिक्विडेशन में लेके जाना है, वो डिसाइड करेंगे ना। सो द क्रेडिटर्स विल असेस द वायबिलिटी ऑफ डेटर्स बिजनेस एंड ऑप्शंस फॉर रेस्क्यू एंड रिवाइवल। इधर नेक्स्ट एंड उधर लिखना स्टेज 2, स्टेज 2 लिक्विडेशन, जस्ट मेक इट स्टेज 2। व्हेन स्टेज 1 फेल्स और द फाइनेंशियल कंपनी डिसाइड्स टू वाइंड अप एंड डिस्ट्रीब्यूट द असेट्स ऑफ द डेटर, मतलब फाइनेंशियल कंपनी नहीं, मेक इट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स फैसला करते हैं कि उसको क्या करना है, रेस्क्यू नहीं करना है, उसको लिक्विडेट करना है। सब लोग समझ रहे क्या? ये कंपनी के कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस है। 2 स्टेजेस, इसी के ऊपर दो चैप्टर्स है। जो स्टेज 1 बताया उसको लेकर एक चैप्टर, स्टेज 2 को लेकर एक चैप्टर। बट स्टेज 1 फिर से पढ़ो, देखो इसलिए मैं जल्दबाजी मत करो। स्टेज 1 क्या दिया? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत वो क्रेडिटर्स असेस करेंगे, मतलब डिसाइड करेंगे वायबिलिटी ऑफ द डेटर्स बिजनेस एंड इट्स ऑप्शंस फॉर रेस्क्यू एंड रिवाइवल, जिसके लिए रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजीज होंगे, रेजोल्यूशन प्लान्स बनेंगे। उस रेजोल्यूशन प्लान्स को अप्रूवल देना है कि नहीं देना वो डिसाइड किया जाएगा। अप्रूवल नहीं देना है तो उसके लिए भी अलग से 66% ऑफ द क्रेडिटर्स मस्ट वोट इन फेवर। स्टेज 2 क्लियर है? वैसे ही किसके लिए? इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए 3 स्टेजेस है। क्यों है? बिकॉज उनके लिए फ्रेश स्टार्ट है ना। स्टेज 1 स्टेज 2 होगा, इधर स्टेज 2 इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है और स्टेज 2 व्हेन इट फेल्स असेट्स आर सोल्ड वो है। इसमें स्टेज 1 और एक ऑटोमेटिक फ्रेश स्टार्ट। अरे बोलो ना, यदि एलिजिबल फॉर डेप्ट वेवर अप टू 35,000 बाय अप्लाइंग टू डीआरटी, मतलब इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए हम कैसे 3 रास्ते, सब लोग है ना। देन प्रायोरिटी ऑफ क्लेम, जिसको लेकर अगेन अब ये कहने के लिए उस चैप्टर में, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये फर्स्ट चैप्टर में भी कवर्ड है उन्होंने। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीड। सबसे पहले इंश्योरेंसी का फीस एंड कॉस्ट, वर्कमैन के ड्यूज प्रीसीडिंग 24 मंथ्स एंड सिक्योर क्रेडिटर्स दोनों। अब ये सिक्योर क्रेडिटर्स कौन से हमको पता है? जिन्होंने अपने एसेट्स को क्या खुद रियलाइज नहीं किया है वो लिक्विडेटर को सौंप दिए, यस और नो। फिर एम्प्लॉय के ड्यूज, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर, फिर गवर्नमेंट ड्यूज एंड सिक्योर क्रेडिटर्स हैविंग कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर रिमेनिंग डेब्ट। ये कौन है? वो सिक्योर क्रेडिटर्स जिन्होंने खुद रियलाइज किया है और कुछ डेफिसिट बचा है तो डेफिसिट के लिए वो बने यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ। फिर एनी रिमेनिंग डेब्ट और शेयर होल्डर्स। अरे बोलो भाई, शेयर होल्डर्स में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे। जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी क्या दिया? फंड दिख रहा है, फंड मतलब ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड होगा, जहाँ पे सारी फीस कलेक्ट किए जाएंगे। उस फंड का जो पैसा है कहीं और इन्वेस्ट किया जाएगा, उसमें से जो इनकम आएगा अगेन फंड में आएगा, गवर्नमेंट इसमें ग्रांट डोनेशंस देगा। हो गया ना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड। टू बी क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, किसकी निगरानी में? आईबीबी आ गया। अरे बोलो, कोई भी व्यक्ति जो कंसील करेगा प्रॉपर्टी इन केस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, अपनी प्रॉपर्टी छुपाई तो उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन और बोथ है। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स, चैप्टर का पूरा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कवर्ड है। और फिर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जिसमें बायलैटरल एग्रीमेंट एंड रिसिप्रोकल अरेंजमेंट दोनों देखा हमने। 234 235 234 235 याद है क्या? 234 क्या था? नंबर 1 फॉरेन गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट करती है, 234 सब क्लॉज 1।
फिर उस एग्रीमेंट के तहत ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी वो कौन से एसेट्स है जो डेटर के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कस्टडी में एक्शन ले सकता है जिस पर। फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 235(1) में वो एसेट्स पर एक्शन लेने के लिए एडजुडिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा। एडजुडिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन आने पर वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री के अथॉरिटी को। देन हो गया ना, आई से दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट। फिर अब नीचे देखो, जस्ट नजर घुमाओ पेज नंबर 9 से लेकर आई रिक्वेस्ट यू ऑल पेज नंबर 14 तक नजर घुमाओ। आपको पहले इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के जो 10 लोग हैं, मैक्सिमम 10 पीपल होते हैं ना IBBI में, उनका कंपोजिशन, IBBI का कंपोजिशन क्या है, IBBI का ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके पावर्स फंक्शंस क्या है, वो दिया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर उनके चेयरपर्सन, 3 ex officio members, then ex officio member 1, 5 members nominated by central government, ऐसे कुल मिला के 10 लोग दिए ना। देन वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, यू कैन जस्ट रीड एंड सी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बाद नेक्स्ट क्या दिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल किसे कहते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जिसके पास मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और वो एथिकल कंडक्ट IBBI का जो है उसको फुलफिल करता है, जो रजिस्टर्ड है विद IBBI और जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास भी रजिस्टर्ड है। और बोलो उसके फंक्शंस क्या है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस, बैंक्रप्सी प्रोसेस, सब में वो काम में आएगा। उसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये आता है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, प्रॉपर रीजनेबल केयर करो, उधर केयर, रीजनेबल केयर एंड डिलीजेंस एक्सरसाइज करना, टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल कराना, उसके कॉपी और सबमिट कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द A एंड उसके फंक्शंस जो उसको बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए वो कैरी आउट करना। इसका कोड ऑफ कंडक्ट है जो उसको डिस्चार्ज करना है। नेक्स्ट पेज पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी दिया, देख लो प्लीज। AA ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी दिया उसमें मैंने CMA इंस्टीट्यूट के बारे में कहा है, तो वो मेंबरशिप ग्रांट करेगी, वो स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेंगे प्रोफेशनल कंडक्ट के, वो परफॉर्मेंस मेंबर्स का मॉनिटर करेंगे, जरूरत पड़ी तो उनका मेंबरशिप सस्पेंड या कैंसिल करेंगे, इन्वेस्टर्स कंज्यूमर्स के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेंगे जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के खिलाफ है, जो भी इंफॉर्मेशन है उनके पास वो पब्लिश करेंगे, जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो पब्लिश की जाएगी ना। वो लिस्ट जो पब्लिश की गई है CMA इंस्टीट्यूट की तरफ से, वहां से ही कंपनीज क्या करेगी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेगी। देन AA एंड देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर क्या दिया उधर, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या करता है, तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उस कॉर्पोरेट डेटर की, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, क्रिएट एंड स्टोर, जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का वो एक्सेप्ट करेगा। मीट द मिनिमम सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइड एक्सेस टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पब्लिश स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन एंड हैव इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, किसी और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। और उनका क्या, टू कलेक्ट, कोलेट, हम देखते हैं टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। हो गया।